चोर को पकड़ के जो है पुलिस थाने में ले आई और पुलिस वाले ये कहने लगे भाई या तो 100 डंडे खा ले या 100 प्याज खा ले। अब चोर ने सोचा कि भाई डंडे खाओगे तो भी दिक्कत होगी, प्याज खाओगे तो भी दिक्कत होगी। धीरे धीरे उसने कहा कि भाई मैं 10 प्याज खा लूंगा। तो उसने 10 प्याज खाई। फिर वो कहने लगा नहीं भाई प्याज तो बहुत, ये तो चरचरी है, आंखों में पानी आ गया, 10 डंडे मार लो। उसने 10 डंडे खाए, फिर उसने 10 प्याज खाई, फिर 10 डंडे भी खाए। ऐसा करते करते 100 की 100 प्याज भी खाई और 100 डंडे भी खाए। अब इस आंदोलन में सरकार का यही काम होगा। और ऐसा ही किसानों के आंदोलन में भी हुआ। अरे जो राष्ट्रभक्त अपने आप को बताते थे, जो मोदी जी के भक्त थे, जो ये कहते थे कि मोदी जी ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वे मर जाएंगे लेकिन डिसीजन से वापस नहीं हटेंगे। मोदी जी ऐसे हटे कि नेशनल टीवी के ऊपर आके मोदी जी ने देश से माफी मांगी और वे 3 काले कानून या सफेद कानून, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वे 3 कानून वापस हुए। अब ये लोग कौन है? आरएसएस के ही तो लोग हैं। जो आरएसएस से ट्रेनिंग लेके आते हैं उन्हीं को भाजपा टिकट देती है, उन्हीं को नेता बनाती है। जड़ तो इनकी आरएसएस है और आरएसएस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया, जाति में और धर्म में। वहां यहाँ भी ये कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं साहब जाटों का आंदोलन है, साहब हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करो और फिर हिंदू में भी घुस जाओ। हिंदू में भी जो जातियां है, अलग अलग जातियां हैं, इनको आपस में लड़वाओ। इसका उदाहरण आप देख रहे हैं अभी। ये अब मुसलमान में भी शुरू कर दिया उन्होंने, पसमानदा ये वो बयान आ गया। तो भाई ये तो असली मुद्दों की बात नहीं करेंगे। श्रीमान जी मैं अलग अलग मंचों से चिल्ला रहा कि इस देश की राजनीति में जो असली मुद्दे होने चाहिए वे मुद्दे तो है गायब। अब आप पूछेंगे असली मुद्दे कौन से होने चाहिए? असली मुद्दा होना चाहिए इस देश में बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था का। असली मुद्दा होना चाहिए इस देश में सुरक्षा का, चिकित्सा का। असली मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का। असली मुद्दा होना चाहिए भ्रष्टाचारी का। असली मुद्दा होना चाहिए देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जंतर मंतर का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है इस वक्त क्या चल रहा है। महिला पहलवान और दूसरे खिलाड़ी लगातार धरने पर बैठे हैं। कारण क्या है वो भी आपको पता है। हम लोग बीच बीच में जब वक्त मिलता है आते रहते हैं और एक सोशल सपोर्ट भी कहिए देते रहते हैं। चूंकि सोशल मीडिया है तो सोशल सपोर्ट ही कहा जाएगा, लेकिन बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी लगातार हैं जो समर्थन दिए हुए हैं और अड़े हुए हैं, खूंटागार अड़े हुए हैं आप लोग लगातार। बिल्कुल और क्या लग रहा है आपको, 17-18 दिन हो गए लगभग, ऐसे ही होता रहेगा क्या? आज 19वां दिन है और हमें पूरी उम्मीद है कि साहब समय लगेगा, क्योंकि अभी तक जो पॉस्को एक्ट के तहत जो FIR हुई है अभी तक तो कोई ब्रजभूषण की पेशी हुई नहीं। तो अब ये ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से आपने भी देखा है, आपका पुराना बहुत तगड़ा तजुर्बा रहा है, बीजेपी अपने नेताओं को बचाने का हर संभव प्रयास करती है। तो यहाँ भी वो ब्रजभूषण को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। अब मामला ये है कि सोशल मीडिया और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो तमाम संगठन के लोग हैं वो लोग कितना मजबूती से इस आंदोलन को उठाते हैं। हम लोग कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। आपको पता है कुछ लोग असामाजिक भी कर रहे हैं आप लोगों को। बिल्कुल कहेंगे, किसान आंदोलन में भी असामाजिक बोला गया हमें, NRC CA के आंदोलन में भी हमें देशद्रोही आतंकवादी बोला गया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। जो बोलने वाले लोग हैं, जनता भी जान गई है कि कौन लोग बोलने वाले हैं। वो चंद मुट्ठी भर BJP RSS के लोग हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकार के खिलाफ जिसने आवाज उठाई उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो। ये सरकार ऐसी है, ये डिवाइड आपस में तोड़ती है लोगों को। पहले आपको धर्म में तोड़ेगी, फिर आपको जाति में तोड़ेगी। अंग्रेजों से ट्रेनिंग मिली है क्या? अरे साहब, अंग्रेजों के तो पिट्ठू रहे हैं ये लोग। जो RSS के लोग थे, RSS के लोग अंग्रेजों के लिए मुखबिरी किया करते थे। तो जीन्स RSS को क्यों टारगेट करते हैं? रूल भाजपा कर रही है, भाजपा तक रखिए ना, आप लोग पूरा एकदम उसका जड़ खोद। आप ये बताइए भाजपा में लोग कौन है? RSS के ही तो लोग हैं। जो RSS से ट्रेनिंग लेके आते हैं उन्हीं को भाजपा टिकट देती है, उन्हीं को नेता बनाती है। जड़ तो इनकी RSS है और RSS ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया, जाति में और धर्म में। वहां यहाँ भी ये कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं साहब जाटों का आंदोलन है, साहब हरियाणा के जाटों का आंदोलन है। किसान आंदोलन में भी कहा जा रहा था जाटों का, कह रहे थे साहब जाट और सिखों का आंदोलन है, खालिस्तानियों का आंदोलन है, जबकि 36 बिरादरी वहां बैठी हुई थी। यहाँ भी आप देखो, एक पहलवान जिसका सर फूटा वो UP का यादव था, राहुल यादव। तो अब आप बताओ साहब किस तरीके से, किस कदर झूठ परोसने का एक सेकंड मैं दर्शकों के लिए कह दूं, उस रात में जो पुलिस और इन खिलाड़ियों के बीच झड़प हुई थी उसमें वाकई लोग घायल हुए थे। कोई आप अफवाह मत समझ लेंगे।
क्योंकि एक गैंग वो समझाने में लगा रहता है कि ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये करते हैं, और घायल ही नहीं हुए थे, टाके वगैरह लगे। उन्हीं के विषय में कह रहे हैं कि वो यादव थे। बिल्कुल, राहुल यादव था और वो यूपी के अखाड़े का पहलवान था, उसके सर पे चोट लगी और ब्रिजभूषण जी कहते हैं एक ही अखाड़े के लोग बैठे हैं। नहीं, ब्रिजभूषण अपने आप को बचाने के लिए वो तो हापुड़ में भी एक पंचायत करवा रहे हैं, हापुड़ में पंचायत हुई और धमकी भी दे रहे हैं कि हमारे पास बुलडोजर है, हमारे पास ट्रैक्टर है, और वो यहाँ आंदोलन में जो लोग बैठे हैं उनको भी धमका रहे हैं कि आप लोग यहाँ से उठ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हर तरीके से सरकार के लोग यहाँ धमकियां दे रहे हैं कि यहाँ आंदोलन से हट जाइए, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे। लेकिन मामला सिर्फ सरकार के विरोध का नहीं है, मामला है यहाँ कि जिस तरीके की ये जो व्यवस्था बनी हुई है कि आप अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है, आपको जो है एंटी नेशनल बताने का काम किया जाता है, आपका चरित्र हनन करने का काम किया जाता है। तो हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, ना कि हम किसी तानाशाही व्यवस्था में। यहाँ राजशाही नहीं चल रही साहब, यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चल रहा है और संविधान हमें मौलिक आजादी देता है अपनी अभिव्यक्ति की, और अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की। तो आवाज उठाने की जो आजादी हमें संविधान ने दी है, तो उस आजादी को मौजूदा सरकार नहीं छीन सकती, क्योंकि जो सरकार यहाँ चुनी गई है वो कहाँ छीन रही है? बोल तो रहे हैं आप लोग लगा। नहीं, बोलने कहाँ दिया जा रहा है, बोलने कहाँ दिया जा रहा है। हमारी आवाज को हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारी आवाज को, हमारी जो आप देखिए एक नरेशन तैयार किया जा रहा है, बीजेपी आईटी सेल एक नरेशन तैयार कर रहा है इन पहलवानों की छवि धूमिल करने के लिए। पहलवानों को ले लेके तमाम तरीके के जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। समर्थन में पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, हकीकत तो आपको पता है कि ब्रिजभूषण गलत है, दबंग आदमी है, प्रभावशाली आदमी है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। अगर वो पाक साफ है तो इस्तीफा देकर अपने पद से इस्तीफा देकर वो क्यों नहीं जांच के लिए राजी होता है, जांच के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहा है? हाँ, अगर निर्दोष है तो स्वेच्छा से खुद ही हाजिर हो जाना चाहिए। लीजिए भाई, मैं हाजिर हो गया। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, जरा सा इधर भी फोकस कर दीजिएगा। एक अकेले मोच वाले नहीं है, यहाँ तो सब मोच पर ताव दिए हुए हैं। क्या लग रहा है आपको? आप लोग यहीं रहिएगा कि इंसाफ दिलवाइएगा? नहीं भाई, यहीं रहेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और मैं तो ये भी कह रहा कि इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा। अभी आदरणीय जो भाई यहाँ पे मुच्छू वाले जो है इंटरव्यू दे रहे थे आपको, उन्होंने किसान आंदोलन की बात करी। मैं बचपन में एक कहानी सुना करता था और वो कहानी मुझे याद आ रही। एक चोर को पकड़ के जो है पुलिस थाने में ले आई और पुलिस वाले ये कहने लगे भाई तो 100 डंडे खा ले या 100 प्याज खा ले। अब चोर ने सोचा कि भाई डंडे खाओगे तो भी दिक्कत होगी, प्याज खाओगे तो भी दिक्कत होगी। धीरे धीरे उसने कहा कि भाई मैं 10 प्याज खा लूंगा। तो उसने 10 प्याज खाई। फिर वो कहने लगा नहीं भाई प्याज तो बहुत ही है, तो चरचरी है, आंखों में पानी आ गया, 10 डंडे मार लो। उसने 10 डंडे खाए, फिर उसने 10 प्याज खाई, फिर 10 डंडे भी खाए। ऐसा करते करते 100 की 100 प्याज भी खाई और 100 डंडे भी खाए। अब इस आंदोलन में सरकार का यही काम होगा और ऐसा ही किसानों के आंदोलन में भी हुआ। अरे जो राष्ट्रभक्त अपने आप को बताते थे, जो मोदी जी के भक्त थे, जो ये कहते थे कि मोदी जी ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वे मर जाएंगे लेकिन डिसीजन से वापस नहीं हटेंगे। मोदी जी ऐसे हटे कि नेशनल टीवी के ऊपर आके मोदी जी ने देश से माफी मांगी और वे 3 काले कानून या सफेद कानून, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वे 3 कानून वापस हुए। अब ये ही परिणाम इस आंदोलन का भी होगा। जितना डिले मोदी जी करेंगे उनको भी खतरा होगा, उनकी सरकार को भी खतरा होगा और मोदी जी को 100 डंडे भी खाने पड़ेंगे और 100 प्याज भी खानी पड़ेगी। मेरा मतलब कर्नाटक चुनाव का परिणाम आने तक कहीं प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे? नहीं, कर्नाटक चुनाव का तो परिणाम आ गया भाई। कल वहां पे मतदान होगा और आपने सारे के सारे सर्वे देखे होंगे। सारे के सारे सर्वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे। वहां पे कांग्रेस की सरकार बन रही। और मैं आपको ये बता दूं, कर्नाटक के बाद 4 राज्यों में और भी चुनाव आ रहे और भारतीय जनता पार्टी वाले ही है जो चीख चीख के बोल रहे कि 2024 का सेमीफाइनल हो रहा। और इस 2024 के सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। सेमीफाइनल में हार है? बिल्कुल निश्चित रूप से हार है। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। यानी 100 प्याज 100 डंडे बराबर का मसला चल रहा है। मतलब कहावत कोई ऐसी वैसी नहीं कहा जा रही, जो प्रचलित है समाज में, जो बूढ़े बुजुर्ग सुनाते रहते हैं, वही कहावत ये भी इन्होंने भी सुनाया
एक बात बताइए, ये कौन लोग हैं जो समर्थन में पोस्टर लगवा देते हैं? देखिए श्रीमान जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं थोड़ा सा आपको बात समझनी पड़ेगी। आज से 9 साल पहले देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आई थी। हमने और आपने इस सरकार को कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए इसे लेकर आए थे, और हमें ऐसे लोग वादे करे गए थे। अगर आप पूछेंगे कौन कौन से वादे थे, उससे पहले 2 आंदोलन हुए थे, एक भ्रष्टाचार को लेकर, दूसरा काले धन को लेकर। भ्रष्टाचार और काला धन इस देश में सबसे बड़ा जो है मुद्दा था। इसके अलावा देश में महंगाई का मुद्दा था। इसके अलावा युवाओं के लिए जो है रोजगार का मुद्दा था। गंगा को साफ और निर्मल करने का मुद्दा था, है। लेकिन ये सारे के सारे मुद्दे पे जो है असफल रहे। और मोदी जी तो कहते थे कि मैं तो हर साल रिपोर्ट कार्ड दूंगा आगे। कहाँ गया मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड? अगर मैं रिपोर्ट कार्ड की बात करूं तो रिपोर्ट कार्ड में जो अंक तालिका है, उसमें अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं, उसमें बेरोजगारी आएगी, भ्रष्टाचार आएगा, काला धन आएगा, गंगा की सफाई आएगी, उनमें जो है किसानों की आमदनी दुगनी हुई या नहीं ये पूछा जाएगा। इनको 0 के 0 नंबर मिलेंगे। अब रिपोर्ट कार्ड में तो हो गए ये फेल, वो सन्नाटा होगा, रिपोर्ट कार्ड में तो सन्नाटा छागा। अब कहीं ना कहीं चूंकि जनता का ध्यान सारे मुद्दों से भटकाना है। तो अभी जिक्र हो रहा था अंग्रेजों ने शासन करा हमारे देश में 200 साल तक। उनका केवल और केवल एक ही मंत्र था, फूट डालो और शासन करो। और आपने इतिहास में ये पढ़ा भी होगा, अंग्रेजों ने उसके लिए भरपूर प्रयास करे। वे मुस्लिमों की मस्जिदों के सामने तो जो है सुअर का मांस पकवा देते थे, हिंदुओं की मंदिर के सामने वे गाय का मांस पकवा देते थे, और इस तरीके की अफवाह वे उड़ाते थे कि ये सुअर का मांस तो हिंदुओं ने फेंका, और जो है गाय का मांस ये मुसलमानों ने फेंका। और कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वाते थे, अपना फायदा सिद्ध करते थे। अब यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। इन्होंने ये तो काम करा ही करा, अब इन्होंने एक काम और करा कि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दिया। यही असली मुद्दों को लेकर यार इनसे ही ध्यान भटका रहे। और इन ध्यान भटकाने में काम ये करा कि भाई देश को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करो, और फिर हिंदू में भी घुस जाओ। हिंदू में भी जो जातियां है, अलग अलग जातियां है, इनको आपस में लड़वाओ। इसका उदाहरण आप देख रहे हैं अभी ये। अब मुसलमान में भी शुरू कर दिया उन्होंने, पसमानदा ये वो बयान आ गया। तो भाई ये तो असली मुद्दों की बात नहीं करेंगे श्रीमान जी। मैं अलग अलग मंचों से चिल्ला रहा कि इस देश की राजनीति में जो असली मुद्दे होने चाहिए वे मुद्दे तो है गायब। अब आप पूछेंगे असली मुद्दे कौन से होने चाहिए? असली मुद्दा होना चाहिए इस देश में बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था का। असली मुद्दा होना चाहिए इस देश में सुरक्षा का, चिकित्सा का। असली मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का। असली मुद्दा होना चाहिए भ्रष्टाचारी का। असली मुद्दा होना चाहिए काले धन का। लेकिन ये सारे मुद्दे तो है गायब। और अब तो मुद्दे कहीं के 2 आंदोलन भारत में हुए थे, एक भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना हजारे, दूसरे काले धन को लेकर बाबा रामदेव जी। 2 आंदोलन ने कांग्रेस की नैया डुबो दी, सरकार खत्म हो गया, व्यवस्था बदलने के नाम पर दूसरी सरकार आ गई जी। आंदोलन उसके बाद कई हो गए, मगर ये सरकार नहीं हिल रही है। कहीं नहीं, मैं तो कह रहा अब इतिहास रिपीट हो रहा 10 साल के बाद। अभी भी 2 आंदोलन हुए, एक किसान आंदोलन हुआ और अब दूसरा आंदोलन ये जो है पहलवानों का आंदोलन हो रहा। और यहाँ पे देखने वाली बात है, ये पहलवान भी कहीं ना कहीं सारे किसान के बच्चे हैं भाई। सीमा पे किसान और जो है खेत में जवान और देश का गौरव करने वाले ये पहलवान। और मैं तो कह रहा इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी नारे को आगे बढ़ा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज डॉक्टर कुलदीप मलिक जंतर मंतर से ये नारा दे रहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय पहलवान। हमें इस आंदोलन को बुलंद करना पड़ेगा और डॉक्टर कुलदीप मलिक के इस नारे को 142 करोड़ लोगों को अपनी जबान पे लाना पड़ेगा। और इस सरकार को घुटनों के बल हम सभी को झुकाना पड़ेगा, और ये झुकेगी सरकार। कुलदीप जी कह रहे हैं सरकार को घुटनों के बल झुकाएंगे। सरकार के मुखिया भी कह रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कर्नाटक में कह चुके हैं कि 9 साल पहले भारत खुद घुटनों के बल था। अब जब मोदी जी की सरकार आई है तो पूरा जो है डंका बजना शुरू हुआ, यानी अपने पांव पर देश खड़ा हुआ। ये जेपी नड्डा जी का बयान है। अभी मैं उसी बयान को बता रहा श्रीमान जी। आज इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बच रहा। हमारी पूरे दुनिया में डंका बजा। आप क्या बात कर, नमस्ते ट्रम्प, क्या बात कर रहे हैं? इस देश में सबसे ज्यादा भुखमरी
पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, वे भी कहीं पाकिस्तान को तो तबाह ऐसे ही कर दिया मोदी जी ने भाषण से ही। क्या तबाह कर दिया, ये तो अनुभक्त बन रहे। हो सके मैं भी पहले ऐसा ही अनुभक्त हूँ। मेरे जो है आंखों पे भी जो हरा चश्मा लग रहा था, वो मेरा भी चश्मा उतर गया। और हिंदुस्तान की 142 करोड़ जो लोग हैं, इनकी आंखों से भी ये धीरे धीरे चश्मा उतरेगा। अभी मैं बात कर रहा था एक साहब से, ऐसे ही अनुभक्त थे, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको समझाया तो कहीं ना कहीं उनके चश्मे को उतारा। अब धीरे धीरे ये चैन बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे और आने वाले टाइम में लोगों को पता चलेगा कि धर्म की बात राजनीति में नहीं होनी चाहिए। बहुत गंभीर बात बता रहा। मैं भी पहले ये कहता था कि नहीं भाई, राजनीति में धर्म होना चाहिए, चूंकि धर्म सर्वोपरि था। लेकिन नहीं, मैं इस बात को समझा कि अगर देश की राजनीति में धर्म की बात होगी तो कहीं ना कहीं असली मुद्दे गायब हो जाएंगे। धर्म सर्वोपरि है, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए एग्जैक्टली। लेकिन जब देश की बात आएगी तो संविधान सर्वोपरि। बिल्कुल संविधान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं आप इस बात को समझे, मैं इस बात को समझ रहा। यही बात जिस दिन 142 करोड़ लोगों को समझ आ जाएगी तो ये देश तब विश्वगुरु बनेगा। ये देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पे विश्वगुरु नहीं बनेगा। मैं कह रहा कि मोदी जी कोई भगवान नहीं है, मोदी जी भी आपकी तरीके से, हमारी तरीके से एक इंसान है। कहीं ना कहीं ये बात मोदी जी को, और मोदी जी तो भाई ऐसे इंसान है जो झूठ का पिटारा है, जो इतने बड़े बड़े झूठ लोगों के सामने बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अब तो ये बात सब समझ गए, सब समझ